आप सबका स्वागत है क्लास 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्लास 10 के छात्र के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन भी बताऊंगा, 2 नंबर के क्वेश्चन भी बताऊंगा और 3 नंबर के क्वेश्चन भी बताऊंगा जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से आपको देखना है, छोड़ के बिल्कुल ही नहीं जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान में आपको रखना है। तो ये विद्युत से मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है, ध्यान में आपको रखना है। तो देखेंगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो क्या होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक? ये होता है कूलोम। क्या होता है? कूलोम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। क्या है? एम्पियर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विभव का एसआई मात्रक है। तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। व से विभव, व से वोल्ट, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, याद रखेंगे। व से विभवांतर, व से वोल्ट, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। क्या है? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर, याद रखेंगे, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो ओम मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ओम का मात्रक क्या होता है? तो ओम का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधक, प्रतिरोध होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 कहता क्या है, V/I का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। चलेंगे क्वेश्चन 9 की ओर, कहता क्या है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। कम से कम 2 बार इसे जरूर देखेंगे, याद हो जाएगा। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 6 गुने 10⁸ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 कहता क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है? कितना कूलम ऋण आवेश होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 कहता क्या है, निम्न में किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में किसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को। किसे? वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 कहता क्या है, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 कहता क्या है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 कहता क्या है, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। 17 नंबर देखेंगे कहता क्या है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो बैटरी। क्या हो जाएगा? बैटरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। वोल्ट कहते हैं, याद रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर देखेंगे, ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम का नियम का सूत्र होता है V = I गुने R, इसे बोल देते हैं V = IR भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कहता क्या है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किस चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन भी करेंगे, तो वीडियो को सही से देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है। क्या है, बढ़ती है, याद रखेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम चालक पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, तो चालकों पर लागू होता है, याद रखेंगे। अब चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, 2 नंबर 3 नंबर की ओर। तो ध्यान से देखना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। 5 ओम एवं 20 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तो ये क्वेश्चन आपको अगर आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको पार्श्व क्रम में जोड़ना है। तो पार्श्व क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा पार्श्व क्रम का फॉर्मूला है, इसे रख देंगे। उसके बाद हमारा जो नंबर दिया है 5 ओम 20 ओम, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। 1 है तो ऊपर में 1 लिखेंगे, नीचे में 5 लिखेंगे, प्लस देंगे 1/20, मतलब कि 5 लिखेंगे, फिर 20 को नीचे में लिखेंगे और इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा। उसके बाद 4 + 1, इसको आप तो जानते होंगे, इसका एलसीएम करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। आपका पार्श्व क्रम से हो गया तो एक श्रेणी क्रम से भी आपको देख लेना है। श्रेणी क्रम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना है। 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को इस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम 48 ओम न्यूनतम 20 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। ये क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसे देखेंगे कैसे हल करना है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों में कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें ज़्यादातर प्राप्त होंगे क्या, प्रतिरोधों में कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तब हमारा 48 ओम आएगा। तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कैसे, इसका सबसे पहले श्रेणी क्रम का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। R = R1 + R2 + R3 + R4 याद हो गया होगा, इसे याद कर लेंगे। ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, तो ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम। उसके बाद अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 48 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा, ये लाना था 48 ओम, यह हमारा आ चुका है। अब लाना है 2 ओम। क्या लाना है, 2 ओम। तो आपको ध्यान से देखना है कैसे लाना है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, मतलब न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों की कुंडलियों को पार्श्व में जोड़ते हैं। अगर हमें कम प्राप्त करना है तो हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना है। कैसा क्रम में, पार्श्व क्रम कैसा होता है, तो याद रखेंगे ये हमारा फॉर्मूला है पार्श्व क्रम का। तो इसे याद कर लेंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। अगर हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है 1 2 3 4 गो, तो हम यहाँ पे 4 लिए, 1 2 3 4 गो ऐसा फॉर्मूला लिए। लेकिन यहाँ पे आप प्लस करके अगर 5 रहता तो 1/R5 भी कर सकते थे। इधर आप जितना भी बढ़ा सकते हैं। अब आपको पता होगा कि इधर आप जितना भी बढ़ा सकते हैं 1/R5 1/R6, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही आपको लेना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1/R1 यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद 1/R1 का मान हम यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, उससे ले लेंगे 1/R4 1/R8 1/R12 1/R24। इस प्रकार से हम ले लेंगे, जहाँ पे यहाँ पे लिया हुआ है उस प्रकार से ले लेना है। उसके बाद आपको इसको एलसीएम कर देना है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा। उसके बाद अगर जब हल कीजिएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 को 24 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 2 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए एग्जाम में पूछेगा, तो क्या आप बना लेंगे, कमेंट जरूर करें। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं 3 नंबर के क्वेश्चन को कराने से पहले मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करा देता हूँ, जिससे एग्जाम में आपका काफ़ी हेल्प हो जाए। इससे भी चैप्टर से भी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसे आप जरूर देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन देखेंगे 1,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो किस ध्रुव से प्रकट होती है? याद रखेंगे उत्तरी ध्रुव, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? तो क्या प्रदर्शित होता है? बल। याद रखेंगे अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है? बल प्रदर्शित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतिक होती है? तो अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतिक होती है? तो याद रखेंगे धारा की। किसकी? धारा की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? वेग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या है? तो चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी। क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे के पश्चात इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो वे सभी क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है और मेरा साथ देना है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो उस युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या है? इसमें आंसर देना है। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर यहाँ पे है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। याद रखेंगे। चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है जब लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, कहता है क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? सभी बिंदु पर समान होता है। सभी बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? तो वो हो जाएगा विद्युत मोटर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? तो ये हो जाएगा विद्युत जनित्र। क्या हो जाएगा? विद्युत जनित्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, विद्युत मोटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? मतलब कि करता है। तो यह हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति क्या है? तो 50 हर्ज है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद्युत जनित डायनोमो का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेंगे। विद्युत जनित डायनोमो का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो क्या होता है? याद रखेंगे वेबर। क्या होता है? वेबर। 19 नंबर में देखेंगे चुंबक क्षेत्र का मात्रक। जब भी मात्रक पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मात्रक पूछेगा तो वेबर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो क्या है?
एस्ट्रोएट इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नीचे में है, उसे आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रों के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। याद रखेंगे। कागज में भीतर की ओर जाते हुए क्या है? ध्यान से देखेंगे। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबक क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? बल की दिशा क्या है? कागज में भीतर की ओर जाते हुए, कागज में भीतर की ओर जाते हुए, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप देखेंगे 22 नंबर, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताता है। क्या बताता है? प्रेरित धारा की दिशा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताता है। क्या बताता है? प्रेरित धारा की दिशा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, कहता क्या है? निम्न में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। याद रखेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक। याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक। 26 नंबर, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। कैसा जोड़ा जाता है? विद्युत नम्य तार में। अब चलेंगे कुछ 3 नंबर के और 2 नंबर के या 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे आप ध्यान से देखेंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम को लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि वे एक दूसरे पर लंबवत हो। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की और संकेत करेगा। आपको इस प्रकार से अपने हाथ को बना लेना है, उसके बाद आपको इसे पढ़ना है जिससे कि आपको एग्जाम में याद हो जाए। आपको इस प्रकार से बना लेना है हाथ को, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप दूसरा, मतलब कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, इस प्रकार से आपको हाथ को पहले बना लेना है, उसके बाद इसको पढ़ना है। कैसा हाथ है? तो इस प्रकार से हाथ को आपको बना लेना है, उसके बाद इसको पढ़ना है। यदि आपने दाहिने हाथ की तर्जनी, कौन सा हाथ है? दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करे कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की और संकेत करे तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार से जब आप बना लीजिएगा तो इसे क्या कहते हैं? चालक की गति, चुंबक क्षेत्र, इसे चालक के प्रेरित धारा, अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी। याद रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ होगा तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, इसे तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा याद रखिएगा और इसे हल कीजिएगा। अब चलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। साबुन की सफाई प्रक्रिया की कार्यविधि समझाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ से पढ़ना है। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोजन कार्बन में विलय दूसरे सिरे को जलीय विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरा छोर जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिर जल के बाहर बन
बना होता है। ऐसा अणु को बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसको आपको इस प्रकार से पढ़ना है, ध्यान में आपको रखना है। इसे एक बार बना लेना है। बनाने के बाद इसे और इसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई बनाना है कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं। तो जल में विलय एक सिरा जो है उसे जलरागी कहते हैं और दूसरा सिरा को जल विरागी कहते हैं। जलरागी, जब यहाँ पे ध्यान से इसे जब आप पढ़ लीजिएगा फिगर को देख के, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद एक और क्वेश्चन बताता हूं। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। ये हो जाएगा इसका पूरा आंसर। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसे भी आप कर लेंगे। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अपने से आपको इसे बना करके लिख देना है। और एक क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगति करते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखते हुए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है, डीएनए एवं आनुवांशिक का आधार है कैसे? ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। डीएनए से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसे आप कर लेना। यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान में रखते हुए इसे आपको समझ लेना है। किसी घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला को प्रवाह चार्ट द्वारा दर्शाएं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसे आप ध्यान में रखते हुए इसे आप बना लीजिएगा इस प्रकार से। यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा।